Hello everyone, welcome to the all new series of JMINS. So today we are here with a new lecture, that is lecture number 1. आज हम लोग इस क्लास में यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर के बारे में डील करने वाले हैं. ओके, जैसा कि हमारा शेड्यूल था, आज थर्सडे है और थर्सडे को हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स के डील करेंगे. आफ्टर दैट JMINS 2025 के लिए जो सबसे पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में, आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो JMINS के लिए है, दैट इज unit and units, and the second thing is dimensions. इस दोनों चैप्टर को हम आज पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ओके, डायमेंशंस के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, जिसमें हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या बोलता है, ये हम आगे ओवर द कोर्स देखने वाले हैं. ओके, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक दिस इज रॉन्ग. होमोजेनिटी. ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग प्रोसीड करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में. सर, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? आप क्या बोलिएगा? सर, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे चीजों को हम बोलते हैं जिसे हम मेजर कर सकें, चीजों को मेजर कर सकें. क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. ठीक है, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. ठीक. सर, हम किस किस चीज को मेजर कर सकते हैं? आलू को मेजर कर सकते हैं, प्याज को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं. अब अगर इसी में मैं बोल दूं आपको, मैं तुमसे 100 ग्राम प्यार करता हूं, डज दैट मेक एनी सेंस? नहीं. तो सर, अब प्यार हो गया, लव हो गया, इल्यूजन हो गया, फियर हो गया, ये सब चीज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं जितने भी मेजरेबल डिवाइस है हमारे पास फिजिक्स में. ओके, सो इन सभी चीज को मेजर नहीं कर सकते, तो इन्हें हम कैटेगराइज नहीं करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज में. तो अगर हम बात करें डिफिनीशन की, तो ये डिफिनीशन हमारे लिए अधूरा है. क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. सर, प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. हाँ, सो क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. अब मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसे इल्यूजन में मैं बात नहीं करूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, 5 किलो प्यार करता हूँ, 10 kg प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. सो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज कैटेगराइज करेंगे. ओके, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या बोलूंगा? मास, लेंथ, टाइम, etc. ओके, अब इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप से कैटेगराइज करेंगे. पहला, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसके बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करने जाएं तो हम इसे दो टाइप से कैटेगराइज करेंगे. फर्स्ट वन विल कम टू बी स्केलर क्वांटिटीज. And the second one is vector quantity. Okay, so सर, ये स्केलर वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन, जिसे मेजर करने के लिए हम उसके डायरेक्शन के बारे में जानना नहीं जानना जरूरी नहीं है. ओके, और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज जिन्हें मेजर करने के लिए हमें उसके डायरेक्शन के बारे में पहले जानना पड़ेगा. ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे. ओके, सो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की डिफिनीशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज मैग्नीट्यूड. इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, एंड द थर्ड थिंग इसके पास होना चाहिए कि सर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए. वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो करना चाहिए. ओके, अब अगर मैं स्केलर की बात करूं तो ऐसे क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसके पास डायरेक्शन हो ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. स्केलर क्वांटिटीज की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? मास हो गया सर, 10 किलो आलू देना भैया, उत्तर की तरफ से तौल के देना, ऐसा तो नहीं होता है. 4 मीटर कपड़ा देना सर, बाएं से दाएं से,
उसमें लेंथ हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसी के लिए ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज कैसे हम डिफाइन करेंगे, ऐसे क्वांटिटीज जिसे मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होगी, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी पे। इसमें ये दो टाइप से कैटेगराइज होंगे। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू मींस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सो सर अब फंडामेंटल हम किसे बोलेंगे और डिराइव किसे बोलेंगे। फंडामेंटल, फंडामेंटल भी बहुत ही बेसिक ऐसे क्वांटिटीज, आपको पता होंगे कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके बारे में हम आगे अभी देखने वाले हैं। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करें जो इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ के बनेंगे, जैसे कि मैं अगर बात करूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, यहीं पे मैं बात करता हूं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्या, मास, लेंथ, टाइम, amount of substance, temperature, luminous intensity, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, what's missing over here, so mass, length, time, amount of substance, temperature, luminous intensity. okay, one thing, current को ऊपर ही मेंशन करने का टाइम के बाद करंट। ओके, ये हमारे पास होगा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब इनकी मदद से जैसे लेंथ हो गया और टाइम हो गया, अगर मुझे स्पीड के बारे में बात करना है तो स्पीड को मैं क्या बोलूंगा, लेंथ बाय टाइम। सो ये लेंथ और टाइम को मिलकर स्पीड बना, इसी के लिए इसे हम कैसे क्वांटिटी बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से बन के निकले जाते हैं उन्हें हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का बोलेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम यूनिट्स के बारे में। ओके, अब यूनिट्स को हम कैसे बनेंगे, यूनिट्स ऐसे क्वांटिटीज जो हमें मेजरमेंट में मदद कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स बोलेंगे। ओके, ऐसे क्वांटिटीज डिफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा। ओके, सो ऐसे क्वांटिटीज जो हमें, अब देखिए, अब कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पीछे यूनिट नहीं लिखते हैं, ये गलत तरीका है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं 5000 बोल दूं, सो व्हाट 5000, बहुत सारे बच्चे आंसर बोलते हैं कि सर 20 आंसर आ रहा है, 25 आंसर आ रहा है, 50 आंसर आ रहा है, 100 आंसर आ रहा है, बट व्हाट 100 सर, यहाँ पे जैसे 5000 लिखा हुआ है, 5000 या तो रुपये होंगे सर, या इसी के पीछे मैं अगर लगा दूं किलोग्राम लगा दूं, या 5000 मैं ऐसे लिख दूं, 5000 सर मीटर है, 5000 सेंटीमीटर है, 5 डिग्री सेल्सियस है। सो ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे फिगर्स जो किसी भी मैग्नीट्यूड के पीछे लगने से उस क्वांटिटी के बारे में हमें बताती हैं। जैसे कि अब सेंटीमीटर इसके पीछे मैंने लगा तो आप जान सकते हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है, लेंथ के बारे में बात हो रही है। 5 डिग्री सी मैंने बोला तो ये किसके बारे में बात हो रही है, टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। ओके, सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड के पीछे जो फॉलोड बाय मैग्नीट्यूड के पीछे जो लगते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स। ओके, अब यूनिट्स जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला कि 5 मीटर है। ओके, अब भाई इंग्लैंड में कोई गया, इंग्लैंड में बोला कि नहीं मैं 5 मीटर यूज नहीं करूंगा, मैं 5 फुट यूज करूंगा, तो वो अपनी जगह पे सही है, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ। ओके, सो अब एक ऐसा यूनिट तैयार किया गया। यूनिट्स को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन, 3 जगह पे। ओके, जैसे कि एफपीएस यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट सिस्टम, ऐसा यूनिट सिस्टम, पहला यूनिट सिस्टम हमारा क्या है, एफपीएस। इसके डिफिनेशन में ही बात छुपी हुई है। एफपीएस का मतलब फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। दूसरा सीजीएस, ठीक है, सीजीएस, सी में क्या, सेंटीमीटर, ठीक, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। द थर्ड वन इज MKS, where length is measured in meter, mass is measured in kilogram,
एंड एस इज द मेजर ऑफ सेकेंड। ओके, चलिए ये 3 टाइप के यूनिट सिस्टम बनाए गए, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। ओके, एफपीएस फुट, जहाँ पे लेंथ को किसमें मेजर किया जाएगा, फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। सीजीएस जिसमें लेंथ को किसमें मेजर किया जाएगा, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। एमकेएस जहाँ पे लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ऐसे सिस्टम को डिफाइन किया गया। अब सर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेरिएंस हो रहा था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो इसी के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जो जिसे हम बोलते हैं, लेट मी राइट इट हियर समवेयर, ओके, जस्ट अ मिनट, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ओके, एक ऐसा यूनिट सिस्टम हमने डिफाइन किया, एक ऐसा यूनिट सिस्टम हमने डिफाइन किया जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। सो उस यूनिट सिस्टम का हमने नाम दिया एसआई यूनिट। अब ये सर एसआई यूनिट क्या होता है? अब इतने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एसआई यूनिट बताया गया। एसआई यूनिट आप ऐसे समझ सकते हैं, एमकेएस सिस्टम प्लस 2 डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड नहीं, इसे मैं सप्लीमेंट्री बोलूंगा, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, एमकेएस सिस्टम प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट बोलेंगे। एमकेएस सिस्टम में सब कुछ ऐसे ही चलेगा, मास एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। आई होप आई हैव नॉट मिस दैट। ओके, चलिए हम यहीं पे बात करते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। ओके, सो अगर मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करूं तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज एंगल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। ओके, एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स, इसका यूनिट क्या होगा? एंगल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एंगल हम बोलते हैं थीटा से डिनोट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसी को हम क्या बोल देंगे, एल बाई आर। जैसे कि मान लीजिए सर कि ये कोई आर्क बन रहा है, ठीक है, ये इसका रेडियस आर है, ये थीटा एंगल है, दिस थिंग इज कॉल्ड आर्क लेंथ, दिस थिंग इज एल, आर्क लेंथ इसे हम बोलते हैं, और थीटा बराबर क्या हो जाता है, एल बाई आर। ओके, अब दूसरी चीज आती है सॉलिड एंगल। सो अगर मुझे आपको समझाना होगा कि सर व्हाट इज सॉलिड एंगल, तो उसके लिए ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन ये वीडियो पॉज हो गई थी और मैं बहते बहते बहुत आगे तक पहुंच गया था। ओके, सो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा है, मैं कुछ यहाँ आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझा रहा था। ओके, सो सॉलिड एंगल क्या होता है, डी ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ओवर में आर स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, एरिया ओवर में आर स्क्वायर, और इसी को हम बोल सकते हैं छोटा एरिया बाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये सब मैं बता चुका हूँ, एफपीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस, एंड सॉलिड एंगल इज डिफाइंड बाय एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। सो अगर हम कन्वर्जन की बात करें, ये कन्वर्जन आपको बेसिकली पढ़ना नहीं, बट कभी कभी 12th के जे एडवांस के क्वेश्चन में अगर हम फ्लक्स निकालने के लिए पूछता है तो ये कन्वर्जन के बिना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते रहता। इसी के लिए मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, ताकि मैं इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ाऊँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करवाता हूँ तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर सके, कन्वर्ट कर सके सॉलिड एंगल से प्लेन एंगल में और प्लेन एंगल से सॉलिड एंगल में। सो दिस इज द रिलेशन विच होल्ड्स बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। यहाँ पे ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा इज सॉलिड एंगल, और 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, एंड वेयर थीटा इज सॉलिड प्लेन एंगल। ओके, इस प्लेन एंगल से हमें सॉलिड एंगल में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला होगा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊं जिसकी मैं यूज करूंगा आगे के क्लास में, कि फाइंड द सॉलिड एंगल, क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे एक लिखूं, दैट फाइंड द सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर के सेंटर पे सर सॉलिड एंगल कितना बनेगा ये आपको बताना है। अगर कोई भी फुटबॉल है सर, उसके सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना बन रहा है ये हमें बताना है। सो सॉलिड एंगल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, इसके सॉल्यूशन पे अगर मैं जाऊं तो कैसे करेंगे,
किसे सॉलिड एंगल निकालने, सॉलिड एंगल डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये लिखा आपने एरिया ओवर में आर स्क्वायर। सो जैसा कि आप जानते होंगे, दिस एरिया, मैं कौन से एरिया की बात कर रहा था, इस सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा था, दिस एरिया। ओके, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इस पूरे एरिया की, सो इस पूरे एरिया अगर आपको निकालना होगा तो एरिया, ये कौन सा एरिया हम बोलते हैं इसे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और इसे हम लोग दे कैसे सकते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर से। ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो ये हमारा है, क्या आ गया, 4 पाई टी रेडियंस। ये हमारा आ गया एक स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म होगा, 4 पाई स्टार रेडियंस। ओके, अगर यही मैं हेमीस्फीयर की बात करूं, अगर मैं यही हेमीस्फीयर की बात करूं, लेट मी ड्रॉ द हेमीस्फीयर एट फर्स्ट। ठीक है, ये मेरा हेमीस्फीयर है, इसके सेंटर पे यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल फॉर्म होगा, तो आप इसे देख के भी कर सकते हैं दैट सर इसका एरिया कितनी बार होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 पाई टी रेडियंस। ओके, ठीक, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब डायमेंशंस की बात करें हम लोग, तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज के वो पावर होते हैं, डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज के वो पावर होते हैं जिससे उन्हें रेज करके हम किसी भी क्वांटिटी को ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके, जैसे मास की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, तो इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, m1 से, इसे हम डिनोट करेंगे m1 से, मास एक बार है, तो m1 l0 t0। ओके, लेंथ की बात करूं तो इसे मैं कैसे डिनोट करूंगा, l1 से डिनोट करूंगा, m0 l1 t0। टाइम की बात करूं तो इसे मैं कैसे डिनोट करूंगा, t1 से डिनोट करूंगा। टेम्परेचर की बात करूं तो इसे मैं k1 से डिनोट करूंगा। आफ्टर दैट अगर मैं करंट की बात करूं तो इसे a1 या i1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, a1 या i1 से, कहीं कहीं i1 से भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं a1 से भी डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसे मैं cd से डिनोट करूंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसे मैं मोल से डिनोट करूंगा। ओके, सो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, तो जैसे कि स्पीड की डायमेंशन अगर मुझे निकालनी होगी, तो स्पीड के बारे में क्या बोलूंगा कि सर स्पीड जो है लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि स्पीड में एक बार लेंथ आता है और एक बार टाइम आता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव अस स्पीड। सो L1 डिवाइडेड बाय T1, L एक बार है और T -1 टाइम्स है, तो अगर मुझे इसकी डायमेंशन लिखनी होगी तो ये क्या लिखूंगा, L1 T-1, दिस विल गिव मी द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ओके, अब सप्लीमेंट्री यूनिट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने पढ़ा है सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती हैं, 2 होती हैं। फर्स्ट वन इज एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। इसकी बात करें एंगल को हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ अपॉन आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल को हम मेजर किस में करते हैं, रेडियंस में मेजर करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डायमेंशन की बात की जाए इसकी, अगर इसके डायमेंशन की यूनिट क्या हो गया एंगल का, रेडियन हो गया। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सर यहाँ पे लेंथ कितनी बार है, एक बार है, और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, एक बार के लेंथ से, तो लेंथ लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो डायमेंशन मिलेगा वो सारा जीरो के टर्म्स में ऑब्टेन होगा, m0 l0 t0। ओके, नेक्स्ट सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें, तो सॉलिड एंगल क्या होते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ds ओवर आर स्क्वायर। एरिया, एरिया में लेंथ कितनी बार आती है, 2 बार आती है, और आर स्क्वायर में लेंथ कितनी बार आएगी, रेडियस इज अ लेंथ एंड इट्स स्क्वायर विल गिव अस लेंथ 2 टाइम्स। सो दोनों के लेंथ को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों के लेंथ क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो डायमेंशन हमें क्या मिलेगा, m0 l0 t0। सो एक बात आप याद कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स के पास यूनिट्स होते हैं, बट ये लोग डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट के कन्वर्जन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके, ये ग्राफ तो समझ में, ये ग्राफ मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। पता नहीं क्या हुआ था वीडियो में यार, वीडियो पॉज हो गया, फालतू का दोबारा मेहनत करना पड़ रहा मुझे, बट कोई नहीं, चलो। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके, सो लेट अस सी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होता है। सर कोई भी चीज जो हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, उसी मेथड को हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। जैसे कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर हो सकती है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होती है। सो हम एक यूनिट सिस्टम केजी वाले यूनिट सिस्टम से ग्राम वाले यूनिट सिस्टम में जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं केजी वाले यूनिट सिस्टम से ग्राम वाले यूनिट सिस्टम में जा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 1 इज हियर एंड 1 kg इज हियर u1 एंड 1000 इज n2 एंड ग्राम इज u2। ओके, यू से मैं क्या बता रहा हूँ, यूनिट को बता रहा हूँ, और मैग्नीट्यूड को मैं किससे बता रहा हूँ, एन से बता रहा हूँ। ओके,
सो अगर मैं बात करूं कि सर ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू मुझे देगी। सो अगर मैं n की पावर n बढ़ा रहा हूँ, n न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 1000 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। n1 से n2 में जा रहा हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ, n की पावर को बढ़ा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे n बढ़ रहा है, ये आप देख रहे होंगे, n क्या कर रहा हूँ मैं, बढ़ा रहा हूँ। ओके, अगर n बढ़ा रहा हूँ सर, तो मुझे यूनिट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं किस में डील कर रहा हूँ, केजी में डील कर रहा हूँ, बट इधर जाके मैं किस में डील कर रहा हूँ, यूट्यूब में, यूट्यूब में मैं ग्राम में डील कर रहा हूँ। सो केजी से मैं ग्राम में जा रहा हूँ, यूनिट सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो यूनिट सिस्टम क्या होगी, घटेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एन अगर इंक्रीज कर तो यू डिक्रीज करेगा। अब जैसा कि एक चीज इंक्रीज करता है और दूसरा चीज डिक्रीज करता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। सो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u हम बोल सकते हैं। ठीक है, एन और यू के बीच में कैसा रिलेशन होल्ड करेगा, इनवर्स रिलेशन होल्ड करेगा। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे एन और यू के बीच के ग्राफ की, एन और यू के बीच के ग्राफ की, तो इनवर्स रिलेशन जो भी होता है सर, एन जैसे जैसे यू जैसे जैसे बढ़ेगा, यू क्या होगा, बढ़ेगा। दिस लाइन इज टेलिंग अस दैट u इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यहाँ पे u 0 है, u धीरे 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 बढ़ रहा है। अब सर u जैसे जैसे बढ़ रहा है, n क्या करेगा, n वैसे वैसे डिक्रीज करेगा, n डिक्रीज करेगा, n डिक्रीज करेगा और u इंक्रीज करेगा। सो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में कैसे बनाऊंगा सर, n जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है, u जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, n क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दिस इज द ग्राफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ इसका बनेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में कुछ चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। सो अब कुछ कन्वर्जन हम लोग देखते हैं, बेसिक कन्वर्जन है, हम लोग जल्दी से इसे करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक न्यूटन के फोर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एक न्यूटन के फोर्स को हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो जैसा कि हम जानते हैं सर, फोर्स क्या होते हैं, मास गुने एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं सर, मास गुने एक्सेलरेशन होगा। सो मास हम केजी में मेजर कर रहे हैं और एक्सेलरेशन किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। ये कैसा कन्वर्जन है मेरा, ये ऐसा यूनिट में यूज करते हैं, या एम के सिस्टम में ये यूज करते हैं। बट अगर मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे तो क्या बोल सकता हूँ, एक न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक न्यूटन को। ठीक है, दैट मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ओके, सो यहाँ से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक केजी, एक केजी में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यानी कि जहाँ पे लेंथ को हम किस में मेजर करें, सेंटीमीटर में, ग्राम, जी से हम क्या डिनोट करते हैं, ग्राम, मास को हम ग्राम में डिनोट करें और टाइम को हम सेकंड में डिनोट करें। ओके, सो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होती है, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 10 का पावर 3। जीरो कितनी बार है, 1 2 3 बार जीरो, 10 का पावर 3 ग्राम। सो 1 केजी इज इक्वल टू 10 का पावर 3 ग्राम। सो यहाँ पे 1 केजी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का पावर 3 ग्राम। ओके, यहाँ पे मीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं सर। 1 मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर, इसे हम कितना लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, मीटर की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर दें, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकंड को हमें सेकंड में ही छोड़ देना है। इसे हम कितना बोल सकते हैं, 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सीजीएस यूनिट में हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ओके, कौन सा डाइन, वही वाला डाइन जिससे हम फोर्स को मेजर करते हैं। ओके, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम एन एसआई यूनिट टू अ सीजीएस यूनिट सिस्टम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें 1 जूल वर्क को हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब वर्क को हम क्या बोल सकते हैं, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, ये आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स। सो फोर्स एम ए होती है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, W इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जूल को कैसे लिख सकते हैं, मास को सर हम किलोग्राम में डिनोट करते हैं एसआई में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, और
इस एस क्या है, एस इज डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम मीटर आता है। ओके, सो 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं कन्वर्ट करना चाहूँ अगर, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 10 का पावर 3 ग्राम। पीछे मैंने कर लिखा है ये सब आप पीछे से देख सकते हैं। मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। सो 10 का पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर मैं कर दूंगा बाई सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 जूल को मैं कितना बोल सकता हूँ, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 2 का स्क्वायर करना है, मैं क्या करना है, 10 का पावर 2 है यहाँ पे, सॉरी 10 का पावर 2 है हमें, और इसका स्क्वायर करना है। सो दिस विल गिव मी 10 का पावर, दिस विल गिव मी 10 का पावर 4। सो 10 का पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 10 का पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। 10 का पावर 7 अर्ग। This is the conversion from an SI unit system to an CGS unit system. Okay. अब अगर हमें अर्ग से ग्राम, अर्ग से जूल में जाना होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 का पावर -7 जूल। ठीक, दिस इज द कन्वर्जन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि सर कन्वर्ट 2 जूल टू अ सिस्टम वेयर unit of mass, length and time are 10 ग्राम, 20 मीटर एंड 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अब 2 जूल वर्क को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 जूल को मैं कितना बोल सकता हूँ, अभी जस्ट हमने लिखा 2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन हमसे, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सर एक ऐसा यूनिट सिस्टम, न्यू यूनिट सिस्टम जो है, न्यू यूनिट सिस्टम आप क्रिएट कीजिए, N1 U1 आप क्रिएट कीजिए, जहां पे सर 1 ग्राम, जहां पे नया यूनिट जो होगा U1 वो 10 ग्राम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 10 ग्राम के बराबर होगा। वो U1 किसके बराबर होगा, 10 ग्राम के बराबर होगा। 1 ग्राम किसके बराबर हो गया, U1 बाई 10 के बराबर हो गया। ठीक, ऐसे ही करके अगर मैं U2 की बात करूं लेंथ के टर्म्स में, ये किसकी बात मैं कर रहा था, ये मास की बात कर रहा था। अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ किस में मेजर करना है, मैं U2 की बात करूं तो लेंथ हमें 20 मीटर में मेजर करना है। सो यहां से 1 मीटर बराबर क्या आ जाएगा, U2 बाई 20। ओके, और हमें टाइम, टाइम किस में मेजर करना है, सेकेंड में मेजर करना है। U3 टाइम किस में मेजर करना है, 10 सेकेंड्स में। 10 सेकेंड यूनिट ऐसा बनाना है हमें जिसमें टाइम एक यूनिट बराबर कितना होना चाहिए, 10 सेकेंड होना चाहिए। यहाँ पे अगर सारे किसकी बात कर रहा हूँ, एक यूनिट की, एक यूनिट की, एक यूनिट की। ओके, सो एक यूनिट ऑफ टाइम कितना होना चाहिए, 10 सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 1 सेकंड किसके बराबर आ जाएगी, 1/10 U3/10 में बोल सकता हूँ इसे। ओके, सो अब मैं सारे को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। 2 जूल इज इक्वल टू 2 इंटू केजी की जगह पर मैं कितना लिख दूँ, 1 kg को अगर मुझे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मास को, पहले तो मैं इसे 10 टू पावर 3 ग्राम लिख सकता हूँ, 10 का पावर 3 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, U1 बाई, इसे मैं लिख देता हूँ ग्राम। ओके, लेंथ को हमें किस में मेजर करना है, मीटर और सेकंड, ये सारे ठीक है। ओके, मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 जूल इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 3 ग्राम की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, U1 बाई 1 ग्राम बराबर क्या होता है, U1 बाई 10 मैंने ले रखा है। ओके, ऐसा यूनिट सिस्टम मैंने क्रिएट किया है जहाँ पे U1 की वैल्यू कितनी होगी, U बाई जी, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, यूनिट बाई 10। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, U1 बाई 10 इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर की वैल्यू होगी U2 बाई 20, सो U2 बाई 20 का होल स्क्वायर बाई 1 सेकंड की वहां पे वैल्यू कितनी होगी, U3 बाई 10 का होल स्क्वायर। ओके, सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट दैट 2 जूल इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू U1 बाई 10 इंटू, इसे मैं कितना बोलूंगा, U2 का स्क्वायर बाई 20 का स्क्वायर विल गिव अस 400 इंटू 10 का स्क्वायर विल गिव अस 100 बाई U3। ओके,
सो U3 का स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, दो से दो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 जूल कम्स आउट टू भी कितना आ गया ये 1/2 इंटू 10 का पावर 2, ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 50 न्यू यूनिट्स, 50 न्यू यूनिट्स, 2 जूल इज इक्वल टू 50 न्यू यूनिट्स के बराबर आ गया ये कैलकुलेशन। ओके, ये हमारा हो गया। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। अब बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूँ, बच्चे को बोलते हैं कि डायमेंशंस याद कर लो। भाई एक डायमेंशन याद करोगे, 10 याद करोगे, 50 याद करोगे, कितने डायमेंशंस याद करोगे? फिजिक्स में पर्टिकुलरली बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और मैं डायमेंशंस रटने की सजेशन कभी नहीं दूंगा। डायमेंशंस आप समझिए, निकाले कैसे जाते हैं, और उसके बाद आप उसे निकालने की कोशिश कीजिए रादर देन रटने से, क्योंकि अगर आप रट सकते हैं तो रट के आप थोड़ी टाइम बाद भूल भी सकते हैं। सो इससे बेटर है कि आप उसे निकालना सीखिए, डायमेंशंस निकालते कैसे हैं। जैसे कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड की डायमेंशंस क्या होती हैं? m0 l1 t-1। ओके, अगर मैं यही डायमेंशंस वेलोसिटी की भी होती है सर, वेलोसिटी की डायमेंशन अगर पूछी जाए यही होगी वेलोसिटी की भी डायमेंशन, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशंस सेम होगी। ओके, सो बट मैं इतने इजी डायमेंशंस अभी करवाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि बैच का नाम भी आप देख सकते हैं। आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट ये सब डायमेंशंस आपको पहले से पता होंगे। सो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि बात अगर हम करें, स्पीड से शुरू करते हैं, तो बात अगर मैं करूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये क्या होती है सर? इसे हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, बट इसकी डायमेंशन क्या होती है? m0 l0 t0। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? m0 l0 t0। ऑल्दो इसे हम रेडियन में मेजर करते हैं, सो रेडियन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, अगर हम बात करें एंगुलर स्पीड की, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की, वेलोसिटी, सो इसे हम क्या बोलेंगे सर? m0 l0 और t-1। अगर मैं बात करूं एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t-2। ओके, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट डायमेंशन जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आगे बढ़े अगर हम लोग, आगे अगर हम लोग बढ़े, ओके, सो अगर मैं अब ग्रेडियंट की बात करूं, कुछ कुछ वर्ड्स के पीछे लिखा रहता है ग्रेडियंट। ओके, इस ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि आपने देखा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, सो ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ भी। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में पूछा जाएगा तो व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? सर वेलोसिटी का डायमेंशन बाई क्या होता है ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, अभी मैं आपको डायमेंशंस के बारे में बता रहा हूँ। वेलोसिटी का डायमेंशन बाई लेंथ का डायमेंशन आ जाएगा इसका। ओके, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बोला गया तो इसमें क्या लूंगा मैं? पोटेंशियल का डायमेंशन बाई लेंथ का डायमेंशन। ओके, सो दिस विल गिव अस द पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की तरफ। अगर मैं अब बात करूं आपसे, ठीक, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, बिलिटी, ओके, दिस विल बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, अगर मैं अब आपसे बात करूं, अगर मैं अब आपसे बात करूं कि सर टाइम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन मैं बताने जा रहा हूं आपको, टाइम के बारे में। ठीक, ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है बहुत बार, अभी मैं क्वेश्चन पे कुछ करवाऊंगा इसके बेसिस पर। टाइम का डायमेंशन सर, रेसिस्टेंस का डायमेंशन, आर इंटू सी हमें किसका डायमेंशन देती है? टाइम का डायमेंशन देती है। आर क्या है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ,
आर में क्या है, रेसिस्टेंस है। इसका डायमेंशन कैसे निकालना है हम लोग अभी सीखने वाले हैं। रेसिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, और ये है कैपेसिटेंस। ओके, इस दोनों का डायमेंशन हमें, प्रोडक्ट हमें क्या देते हैं, टाइम का डायमेंशन देते हैं। एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक और डायमेंशन हमें टाइम का डायमेंशन देते हैं, एल बाई आर का डायमेंशन, एल बाई आर का। एल यहाँ पे क्या है गाइस, एल इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ओके, एल क्या है, इंडक्टेंस है। ये भी हमें टाइम का डायमेंशन देती है, वेदर इट्स आरसी और एल बाई आर। आरसी टाइम कांस्टेंट होता है, जैसे कि आपने एसी एनालिसिस में पढ़ा होगा, इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में मैं नहीं जाने वाला हूँ। ओके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अब कुछ 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 ओके। अब मैं अगर बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एमओआई के डायमेंशन की, तो एमओआई का डायमेंशन आप लोग बता सकते हैं क्या, क्या होता है? एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो m1 l2 t0, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एमओआई। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आगे बढ़ते हुए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। तो इससे आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं, अगर मैं अब बात करूं पोटेंशियल की, वोल्टेज, या फिर इसे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल, या इसे हम बोल सकते हैं ईएमएफ, या फिर इसे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। बट ये निकालेंगे कैसे? पोटेंशियल क्या होता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक। इससे आप पोटेंशियल का, अब चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है गाइस, चार्ज क्या होता है? अगर मैं चार्ज छोड़िए, आप करंट के बारे में बताइए, करंट क्या होते हैं? करंट होती है चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम। सो चार्ज की डायमेंशन क्या आ जाएगी, चार्ज की डायमेंशन आ जाएगी आई इंटू टी, आई इंटू टी बोलिए या ए इंटू टी बोलिए, आई वन टी वन या ए वन टी वन, ठीक है। चार्ज की डायमेंशन आ गई। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू। सो वर्क बाई चार्ज आप मुझे पोटेंशियल की डायमेंशन निकल जाएगी, पोटेंशियल निकल जाएगा। तो पोटेंशियल से आप क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस हम कैसे दे सकते हैं, रेजिस्टेंस होता है V बराबर आई आर। सो आर का डायमेंशन ना निकालना है, आर का डायमेंशन हमें क्या देगा, V बाई आई का डायमेंशन, पोटेंशियल बाई आई का डायमेंशन, ठीक है। सो आप यहाँ से पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्क डन बाई चार्ज, वर्क का डायमेंशन चार्ज का डायमेंशन बाई आई का डायमेंशन, ये हमें दे देगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशन आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक बैल बुद्धि की तरह और एक दिमाग लगा के, से टेंस। ओके, कैपेसिटेंस का आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है सर Q बराबर C इंटू वी होता है, Q बराबर C इंटू वी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V। ओके, चार्ज बाई पोटेंशियल। ओके, चार्ज अपन पोटेंशियल। सो चार्ज अपन पोटेंशियल से भी आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, पहली चीज ऐसे आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। दूसरा चीज सर, अभी जस्ट आप टॉनिक दिए हमको, क्या कि सर टाइम का डायमेंशन जो होता है क्या होता है, T होता है सर, और ये किसके बराबर होता है, RC के बराबर होता है। सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, टाइम का डायमेंशन अगर सर RC के बराबर होता है तो RC को इक्वेट कर देंगे, R का डायमेंशन हमें पता चल जाएगा यहाँ से, और C का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, इसे आप निकाल लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, सो इसे भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि L बाई आर सर किसका डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन है। L बाई आर किसका डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन है। सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आर पता है आपको, L का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग ने पढ़ा रखा है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि F जो होता है वो क्या होता है, क्यू ई होता है, क्यू इंटू ई होता है, कूलम्ब्स लॉ से आपने ये फॉर्मूला आई होप पढ़ रखा होगा 12th में। ओके, F बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। सो यहाँ पे क्यू की डायमेंशन क्या है,
चार्ज की है, और एफ फोर्स है, L T-2, क्यू बाई ई, एफ बाई क्यू कीजिएगा, अब वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन दे देगा। एफ बाई क्यू आप कीजिएगा, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन दे देगा। दूसरे पे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला लॉरेंट्ज फोर्स है। लॉरेंट्ज फोर्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, एक तो आप ये भी देख सकते हैं, क्यू बी क्रॉस बी, क्यू वी बी, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, क्यू भी इंटू बी, ठीक, ये होती है लॉरेंट्ज फोर्स। क्यू की डायमेंशन हमें पता है क्या, भी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। वी की डायमेंशन हमें पता है क्या, L T-1, बी की डायमेंशन निकल जाएगी यहाँ से, ओके। और दूसरा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालने का, कि आपने पर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो में क्या देती है, स्पीड ऑफ लाइट देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या देता है हमें, स्पीड देता है, ओके। सो स्पीड देता है सर, तो आप इस स्पीड से आप निकाल सकते हैं, ओके। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, ILB से भी निकाल सकते हैं इसे आप, ओके। चलिए, तरीकों में न जाके बस आप डायमेंशन निकालना सीखिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे हम किस चीज से इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ कुछ चीज के डायमेंशन आपको याद रहने चाहिए, कुछ कुछ चीज के डायमेंशन आपको निकालने आने चाहिए, और कुछ कुछ ये सब होंगे निकालने आने चाहिए, ओके। अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालिए सर। एप्सिलॉन क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ फ्री स्पेस। इसका डायमेंशन अगर हमें निकालने बोला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे सर, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, बहुत ईजी सर, कैसे निकालेंगे, कूलम्स फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, फोर्स बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या चार्जेस है, आर क्या हमारा डिस्टेंस है, फोर्स है ये, ओके। सो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर हमें लिखना है तो हम क्या कर देंगे, चार्ज के डायमेंशन का स्क्वायर, चार्ज का डायमेंशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स के डायमेंशन का स्क्वायर, फोर्स का डायमेंशन इनटू लेंथ स्क्वायर, दिस विल गिव मी द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन दे देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि सर ये तो आप मुझे एप्सिलॉन नॉट का, अगर मुझे म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना होगा, म्यू नॉट आपने पढ़ रखा हो, क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको आप रिलेट करके निकाल सकते हैं, कैसे सर, कि 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अगर आपको याद हो तो, ये क्या मुझे देता है, स्पीड का डायमेंशन देता है, स्पीड ऑफ लाइट ये होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो सी स्क्वायर से मुझे क्या मिल जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप म्यू नॉट का डायमेंशन पुट कर निकाल सकते हैं, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ओके। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताता हूँ आपको, ठीक, सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग डायमेंशन, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी से पहले कुछ और डायमेंशंस मुझे याद आ रहे हैं, जैसे कि आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन ये पढ़े हो, उसका फॉर्मूला है F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ से G का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ F इंटू डायमेंशन ऑफ लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ मास का स्क्वायर, ओके। दिस विल गिव द डायमेंशन ऑफ G, ओके। सो ऐसे ही करके आप बाकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब एक और स्टोक्स लॉ में यूज होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F बराबर क्या पढ़े आप लोग, ईटा RV, ठीक, यहाँ से आप ईटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस ईटा का वैल्यू, ईटा का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे सर, F बाई डायमेंशन ऑफ F बाई डायमेंशन ऑफ रेडियस, दैट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ बाई डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी LT-1, यहाँ से आप ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और डायमेंशन निकाल सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का, जिस पे हर साल क्वेश्चन रहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे हम डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, H से करते हैं, ओके। सो
हम जानते हैं जैसे क्या होता है सर, ई बराबर एच न्यू होता है, ठीक। म्यू क्या होता है, म्यू टाइम का इन्वर्स का डायमेंशन देता है। सो एच की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ई बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं एच का डायमेंशन निकालना चाहूँ, ई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू और डिवाइडेड बाई टी माइनस वन। सो ये कितना हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस वन हो जाएगा ये डायमेंशन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशन। एच की डायमेंशन के बारे में हो गया। अब यहीं पे आपसे एक और चीज की डायमेंशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, reduced Planck constant, reduced Planck's constant, ओके। reduced Planck constant इसे हम डिनोट करते हैं एच कट से या एच बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, इसकी वैल्यू होती है एच कट की एच अपॉन टू पाई। जैसा कि आप जानते हैं कि टू पाई एक न्यूमेरिकल नंबर है और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो जो एच कट की डायमेंशन होगी वही एच की डायमेंशन होगी। अगर डायमेंशन ऑफ एच कट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एच, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट और रेड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और डायमेंशंस के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, मास डेंसिटी कोई आपको बोलता है तो आप क्या समझते हैं, मास डेंसिटी अगर आपको कोई बोलता है तो इससे आप क्या समझते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में एक बहुत ही गलत परसेप्शन है कि हमेशा सर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा। मास डेंसिटी को तीन टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज मास ओवर लेंथ, इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, लेमडा से डिनोट करेंगे। सेकंड थिंग इज एरियल मास डेंसिटी, जैसे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, मास अपॉन एरिया। थर्ड वन इज रो, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, इसके बारे में आप लोग हमेशा से पढ़ रहे होंगे। डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ये सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। सिग्मा मास अपॉन एरिया और लेमडा मास अपॉन लेंथ हो गया, ओके। ऐसे ही करके चार्ज डेंसिटी को भी हम तीन टाइप से डिफाइन करते हैं। जहां जहां पे मास है, मास और चार्ज डेंसिटी मैं यहीं पे लिख देता हूँ दोनों को, चार्ज डेंसिटी। जहां पे मास है वहां वहां पे अगर आप चार्ज बाई एरिया कर देंगे तो वो हमें सिग्मा का वैल्यू दे देगा। डिनोट दोनों को सेम तरीके से हम करते हैं। अगर अब हम बात करें करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी दो टाइप की होती है, जैसे कि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। फर्स्ट वन इज लीनियर करंट डेंसिटी, लीनियर करंट, इसको हम लोग लेमडा से डिफाइन करते हैं। और लेमडा क्या होता है, करंट ओवर लेंथ, ठीक है। करंट ओवर लेंथ इज कॉल्ड लीनियर करंट डेंसिटी। सेकेंड वन को हम लोग बोलते हैं जे, याद है, एरियल करंट या सरफेस करंट, सरफेस करंट इसे हम बोलते हैं, ये एरियल करंट बोलते हैं, ओके। जे बराबर क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाई एरिया, ओके। करंट जब पूरे एरिया के ऊपर फैला रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस करंट डेंसिटी, ओके। चलिए, करंट डेंसिटी डन हो गया। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, अगर एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए, अगर एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए, एनर्जी डेंसिटी इसकी मतलब क्या होती है कि सर एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये हमें क्या देगा, एनर्जी डेंसिटी देगा। जैसे कि आपने 11th 12th में पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये कितना लिखते हैं हम लोग, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पर रखा, ठीक। इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी यू से डिनोट करते हैं इसे, इसका डायमेंशन आपसे निकल जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करके। ऐसे करके मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होती है, मैग्नेटोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/μ0 आ जाएगा और ई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ओके। अब अगर हम आगे बढ़े, कुछ चीजें, कुछ चीजें, सॉरी आई एम आउट ऑफ स्पेस, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ओके। उसके बाद फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जाएंगे, ठीक है। कितने डायमेंशंस मैंने बता दिए आपको, मुझे लग रहा है मैंने आपको लगभग लगभग 50 डायमेंशंस बता दिए हैं। डायमेंशंस निकालने कैसे हैं उसके तरीकों के बारे में मैंने आपको बता दिए हैं, ओके। सो आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि वो क्वेश्चन बनाने में, अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें उसका पूरा यूटिलाइजेशन आपको दिखेगा, ओके। सो अभी हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डायमेंशंस की, ठीक है। जैसे कि सर साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा रहेगा या फिर साइन
ऐसा आपने क्वेश्चन पर रखा होगा, ax माइनस ओमेगा टी, ठीक है सर। साइन, किसी भी साइन हो गया, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर में, टी रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी टी रेशियो के अंदर में एंगल जो दिया रहता है, एंगल जो दिया रहता है, दैट इज थीटा हो गया, या एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया, ये सारे क्वांटिटीज कैसे होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ए एक्स माइनस ओमेगा टी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो के बराबर होगा। साइन थीटा का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो के बराबर होगा। सो दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अब अगर मैं बात करूं, अगर साइन ही के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉस टेन सब सेक सब के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, अगर मैं बात करूं किसी भी एक्सपोनेंट, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 का पावर 4 मीटर, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 का पावर 4 मीटर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। सो कभी भी एक्सपोनेंट का पावर नहीं होगा, एक्सपोनेंट का पावर क्या होगा, एक्सपोनेंट का डायमेंशन क्या होगा, एक्सपोनेंट कैसा होगा, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी आप समझ गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सपोनेंट, ओके। मूविंग फर्दर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब हम तुमको बोले कि बउआ 5 किलो जोड़ 5 मीटर करो, कितना आएगा, तुम बोलेगा 10 केजी आ जाएगा, बोलेगा, या 10 मीटर आ जाएगा, बोलोगे। क्या बोल सकते हैं आप, नहीं सर, कैसे बोल देंगे, कैसे जोड़ कैसे देंगे इसको, 5 किलो सर मास बता रहा है, दिस समथिंग मास, और 5 मीटर क्या बता रहा है, 5 मीटर हमें लेंथ के बारे में बता रहा है। सर मास और लेंथ को आप कैसे जोड़ दीजिएगा, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमेशा यही बोलता है कि सर किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप जोड़ या घटाव या इक्वेट तभी कर सकते हैं, जोड़ या घटाव या इक्वेट तभी कर सकते हैं, इक्वलिटी के साइंस जितने भी होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, पॉजिटिव, इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, सारे आप यूज तभी कर सकते हैं जब डायमेंशंस दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। वेट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 केजी जो 7 किलो बराबर कितना बोलोगे, 12 किलो हुआ सर। सो अगर दो चीजों को ऐड करना है, दो चीजों को, बात समझिएगा आप मेरी, इसका डायमेंशन होगा m1, इसका भी डायमेंशन कितना होगा m1, और इसका भी डायमेंशन m1 होगा। अगर आपको एडिशन करना है, ऐड करना है दो क्वांटिटीज को, या सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर इक्वेट करना है, या इक्वलिटी के कोई भी साइन को यूज करना है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन या लेस देन, तुम बोलोगे क्या 4 मीटर जो है 2 किलो से बड़ा है, नहीं ना। हमेशा आप इक्वलिटी का साइन भी कब यूज कीजिएगा, जब आप दोनों क्वांटिटी सेम चीज को डिनोट कर रहा होगा, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, तभी हम बोल सकते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि यू कैन ऐड, यू कांट ऐड potatoes to onions, you can only add potatoes to potatoes, okay। सो आप आलू को लताम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, आलू को सिर्फ आलू के साथ ही जोड़ सकते हैं। दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, सर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में तो आपने बता दिया। अब सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना होगा हमें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं करंट की बात करूं, तो करंट क्या होती है, चार्ज बाई टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। अगर यहीं पे मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो ये क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क बाई चार्ज, ठीक है। सो सर यहाँ पर डिवाइड, चार्ज की डायमेंशन कुछ और होगी, टाइम की डायमेंशन कुछ और होगी, इस दोनों को डिवाइड करके हमें करंट की डायमेंशन मिल रही है। वर्क की डायमेंशन कुछ और है, चार्ज की डायमेंशन कुछ और है, इस दोनों को डिवाइड करके हमें किसी और चीज की डायमेंशन मिल रही है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोल रहा है कि डिवाइड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे आपको अलग अलग डायमेंशन के बीच में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बट अगर इक्वेट करना है आपको दोनों चीज को, तो आपको दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एडिशन करना है तो डायमेंशंस बराबर होने चाहिए, ओके। अब जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि
वर्क वर्क या एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? वर्क और एनर्जी की डायमेंशन mL2T-2 होती है। ठीक, अब टॉर्क टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसे बोला जाता है कभी कभी, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसकी डायमेंशन अगर हम निकालें, टॉर्क के फॉर्मूला क्या होता है? टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, और ये भी डायमेंशन हमें क्या देगा? mL2T-2। ठीक है, अब क्या हम वर्क को टॉर्क के साथ जोड़ सकते हैं क्या? ऑल्दो डायमेंशन सेम है। यहाँ पे टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो बोथ कैन नॉट बी एडेड। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आगे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम लोग अभी डील करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास शुरू होता है जेएमएस 2024 के सेशन से। ठीक, चलिए देखते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट याद आ रहा है? प्लैंक्स कांस्टेंट एच, ई बराबर एच न्यू, तो एच की डायमेंशन क्या आ गई थी? mL2T-1। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? ई बराबर एच न्यू, सर टाइम इनवर्स का डायमेंशन था म्यू का, सो हमें एच की डायमेंशन क्या आ गए? mL2T-1। ओके, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या था फॉर्मूला? mvr, mvr। इसकी डायमेंशन हमें क्या मिलेगी? m की डायमेंशन क्या आ रही थी? मास, v की L-T-1, और एक L यहाँ से ऐड हो गया L2T-1। सो प्लैंक्स एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। चलो भाई, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यानी कि ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? p इज इक्वल टू mv, mv इसका डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ, मास का डायमेंशन m1 और v का डायमेंशन L-T-1। ओके, ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी जस्ट मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क के बारे में, इसकी डायमेंशन क्या होती है? mL-T-2, mL2T-2। ओके, सो क्या दोनों का सेम डायमेंशन है क्या? नहीं सर, सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो गया? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मूविंग फर्दर, आप देख सकते हैं कैसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीवन से, यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड। अगर आपने पीछे के 45 मिनट 50 मिनट के लेक्चर को ध्यान से पढ़ा, तो आप आगे के सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन हर साल मैं बोल रहा हूँ, लिटरली हर साल, 1 साल 2 साल ड्रॉप करके 22 23 24 तीनों साल मैंने ये क्वेश्चन देख लिया लगातार। ओके, सो हर साल अप्रोक्सीमेटली लगभग ये क्वेश्चन, रैंडम वाली क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है डायमेंशन से रिलेटेड। ओके, चलिए देखिए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन के और भी प्रोबेबल एस्पेक्ट के बारे में हम डील करेंगे। ओके, दिस इज रियल गैस क्वेश्चन। ठीक है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस, क्वेश्चन क्या? p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू v minus b is equal to RT, where P, V, T are pressure, volume and temperature respectively, and R is the universal gas constant। R के बारे में हमने नहीं पढ़ा, R की डायमेंशन के बारे में हमने नहीं पढ़ा, जिसके बारे में बता देता हूँ। ओके, द डायमेंशन ऑफ A by B स्क्वायर इज सिमिलर टू दैट ऑफ, ठीक है, A by B स्क्वायर की डायमेंशन हमें निकालनी है। ओके, अब आप याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। ओके, यानी कि सर दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करेंगे जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। यानी कि सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होना चाहिए? ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए। ओके, और जो डायमेंशन वी का होना चाहिए वही डायमेंशन किसका होना चाहिए? बी का डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, किलो को किलो में से ही घटाओगे ना, लेंथ को लेंथ में से घटाओगे ना, सो वी का डायमेंशन बी का डायमेंशन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ए की डायमेंशन की मैं बात करूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? पी मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, बी की डायमेंशन वी की डायमेंशन के बराबर है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा? ए बाई बी स्क्वायर की डायमेंशन बताने के लिए, ए बाई बी स्क्वायर की डायमेंशन बताने के लिए, सो ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? पी वी स्क्वायर का डायमेंशन, और बी का डायमेंशन वी है तो बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर का डायमेंशन। सो ये हमें क्या देगा? पी का डायमेंशन दे देगा। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो अब इसको बहुत सारे टाइप से पूछा गया हर साल लगभग। आपको मैं एक और दिखाऊंगा जो कि 23 का भी क्वेश्चन है प्रोक्स, आई गेस शायद से। सो यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सर ए बाई बी का डायमेंशन बताइए, बी बाई ए का डायमेंशन बताइए, वो सारी चीज आप निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी जस्ट मैंने बताया है ईटा। सरफेस टेंशन,
चलो इसके बारे में मैंने नहीं बताया। एंगुलर मोमेंटम एमबीआर। सो एंगुलर मोमेंटम एमबीआर, एमबीआर की डायमेंशन हमें क्या पता हो जाएगी? एमबीआर की डायमेंशन हमें क्या पता है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एमबीआर, एमबीआर इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, सी का टू, सी का टू, दिस इज रॉन्ग, सी का टू, सी का टू, दिस इज रॉन्ग, सी का टू, सी का टू, सी का टू, सी का टू। ओके, सो अब हम पता करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, सो एम एल टू टी माइनस वन। काइनेटिक एनर्जी की क्या आ गई? एम एल टू टी माइनस टू। ओके, सो डी का वन, डी का वन। चलिए हमें पता करना है ए और बी के बारे में। ए और बी के बारे में हम पता करते हैं। फर्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी हमने निकाला, एफ बराबर ईटा आर वी। ठीक, सो एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल टू टी माइनस वन। ओके, ये डायमेंशन आ गई। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस? एल टू कट गई, टी माइनस वन बच गई, एम एल एम टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ईटा, एम टी माइनस वन, एम टी माइनस वन। सॉरी कहीं गलती हो रही है क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम टी माइनस वन। एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग? एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग? फोर्स is equal to eta RV ml2 t minus 2, sorry force ml1, सॉरी एनर्जी की ml2 होती है। ओके, ml t minus 2, फोर्स की ये डायमेंशन हो गई L2। यहाँ पे कितना आ गया मेरा डायमेंशन? ml minus 1 t minus 1। ओके, दिस इज द डायमेंशन। सो ml minus 1 t minus 1 किसकी होगी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए का, ml minus 1 t minus 1, दिस इज ए का 3, ए का 3। सो सी हमारा सही आंसर आ गया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, if the mass is written as k c का पावर p, c का पावर p, g का पावर माइनस हाफ एंड h का पावर हाफ, constants of their usual meaning with k is a dimensionless constant। k क्या है? dimensionless constant है। ओके, सो हमें p की वैल्यू जाननी है। p क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट होगा। ओके, सो मास को हम लोग लिखे हैं m1 l0 t0, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है। ओके, इसको हमने कैसे लिखा? k डायमेंशनलेस क्वांटिटी अभी बोला गया है कि सर c का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशन p है। ओके, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन सर अभी जस्ट मैंने बताया आपको। g का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? f बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो g बराबर f इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ठीक, सो g के डायमेंशन की अगर मैं बात करूं क्या आ जाएगा? एम एल टी माइनस टू, एम एल टू। ठीक है, m ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास? एम एल थ्री टी माइनस टू। ओके, नीचे क्या बच जाएगा? एम टू। सो जी का डायमेंशन मेरा क्या आ गया? एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। सो जी की डायमेंशन की जगह पे मैं क्या लिख दूं? एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, इसका पावर माइनस हाफ। और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है? एम एल टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। ओके, एच न्यू, ई बराबर एच न्यू से हम डायमेंशन निकाले थे इसकी। ओके, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इधर कितना हो गया? m की पावर कितना आ गई? माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन विल गिव अस माइनस हाफ, माइनस माइनस सॉरी माइनस वन इंटू माइनस हाफ, दिस विल गिव मी प्लस हाफ एंड प्लस हाफ प्लस वन, m का पावर हाफ प्लस वन। ओके, ठीक है, l की पावर कितनी आ गई? p माइनस थ्री बाई टू, एंड यहाँ पे की पावर कितनी है? हाफ, सॉरी यहाँ पे भी हाफ पावर, एंड दिस इज नॉट वन, दिस इज हाफ, p minus 3 by 2। ओके, p minus 3 by 2 and here we get l की पावर कितनी बच जाएगी? 1 plus 1। ठीक, उसके बाद हमारे पास और क्या बच गया? t, t में कितनी पावर है? माइनस p, here we get minus 2 into minus half, this will give me plus 1। check, t minus 1 into plus half, this will give me minus half। check, so यहाँ पे आप किसी भी तरीके से इसको इक्वेट कर सकते हैं। मैं टाइम को इक्वेट करता हूँ, टाइम की पावर जीरो है, सो जीरो इज इक्वल टू माइनस पी प्लस वन
minus half. So this will give me half. So P is equal to 0 is equal to minus P plus half. So P is equal to half. So ये आपका आंसर आ गया. ओके, P is equal to half. इसको आप इससे भी इक्वेट करके निकाल सकते हैं. यहाँ पे कितना आ जाएगा? P मेरा L से भी इक्वेट कर सकते हैं. यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाफ. ओके, मूविंग फॉरवर्ड आप देख सकते हैं कि डायमेंशन से कितने इजी और बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ओके, आपको दिमाग नहीं लगाना. बेसिक प्रायर कैलकुलेशन, आपको कुछ चीज़ों के डायमेंशंस याद रहने चाहिए. ओके, अब देखिए, ए फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी का पावर हाफ. ठीक, वेयर एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम. द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाय ए आर. ओके, बी स्क्वायर बाय ए का डायमेंशन हमसे पूछा गया है. सो एफ की डायमेंशन हमें पता है क्या? दिस थिंग का डायमेंशन कितना होगा? एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू. ठीक है. सो अब जैसा कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, एफ का डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन किसका होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर का डायमेंशन वही होना चाहिए सर. और वही डायमेंशन क्या होना चाहिए? बी टी हाफ का होना चाहिए. सो तीनों के डायमेंशन बराबर होंगे. ओके, अब इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं आगे के कैलकुलेशन के लिए. यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि एफ का डायमेंशन जो होगा सर, एफ का डायमेंशन, अच्छा इसको मैं इजीली कैसे करूँगा ये देखिए, मैं लास्ट स्टेप में से तोड़ के आपको बताता हूँ. ओके, चलिए यहीं कर देता हूँ. एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू एल स्क्वायर. एक्स क्या लेंथ का डायमेंशन है? एल स्क्वायर. सो एल इधर जाएगा, ए का डायमेंशन मेरे पास क्या आ गई? ए की डायमेंशन आ गई एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू. ओके, ठीक है. अब बी टी की डायमेंशन कितनी आ गई? एम एल टी माइनस टू. फोर्स को किसके साथ मैं इक्वेट करूँ अब? बी टी हाफ के साथ. बी टी हाफ के साथ. ओके, सो मेरे पास डायमेंशन क्या बच गई? डायमेंशन मेरे पास बच गए, टी को उधर ले जाऊंगा, टी की पावर क्या आ जाएगी? हाफ आ जाएगी. ओके, हाफ इधर आ गया, माइनस हाफ आ जाएगी. ठीक, सो माइनस हाफ टी हाफ, इधर आके माइनस, इधर आके नीचे टी हाफ आएगा, ऊपर जाके माइनस टी हाफ हो जाएगा. तो बी की डायमेंशन मेरे पास बच जाएगी एम एल टी माइनस टू माइनस हाफ, दैट इज माइनस फाइव बाई टू. माइनस फाइव बाई टू. ओके, चलिए, तो मुझसे डायमेंशन किसका पूछा गया? बी स्क्वायर बाई ए. बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन आपको पूछा गया. सो दिस विल बी स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा? एम टू एल टू टी माइनस फाइव बाई ए का डायमेंशन क्या? एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू. सो दिस विल गिव मी, एम से एम कट गया, एक एम बचा एम वन. एल कितना बचा? थ्री. एंड टी कितना बचा? माइनस थ्री. सो दिस इज आवर रिजल्ट. ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, ठीक. मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड. सो प्लैंक्स कांस्टेंट एच डायमेंशन याद है क्या आपको? अब तक तो याद होना चाहिए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए मेरे भाई. कितने बार तब से जितने भी क्वेश्चन हमने किए, 5-6 क्वेश्चन अभी तक किए, सारे में प्लैंक्स कांस्टेंट. वो हर बार प्लैंक्स कांस्टेंट. सर क्या है, क्या ऐसा प्लैंक्स कांस्टेंट में? इसकी डायमेंशन कितनी होती है? m1 l2 t माइनस टू. अब तक तो याद हो जानी चाहिए. सो प्लैंक्स कांस्टेंट को मैं किसके साथ इक्वेट कर दूं? m1 l2 t माइनस वन. सॉरी, t इज, लेट मी राइट इट हियर, t इज माइनस वन. t is minus 1. okay, so m l2 t minus 1. a का 3 हो गया मेरा, a का 3 हो गया, a का 3, a का 3, ये दोनों काट दो, ये दोनों बेकार गए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने अभी जस्ट बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल बोल दो, ईएमएफ बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा. बट इसका डायमेंशन निकालने में टाइम खर्चे होंगे. सो टाइम खर्चा होगा तो हम कुछ इजी वाले की तरफ, वर्क फंक्शन. ऑल्दो मैंने आपको बताया नहीं कि वर्क फंक्शन एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, अभी के लिए उसको स्किप करते हैं. वर्क फंक्शन क्या होती है? ठीक है, अभी हम इजी वाले की तरफ बढ़ते हैं. मोमेंटम. मोमेंटम क्या हमारा? P इज इक्वल टू एम बी. मोमेंटम की डायमेंशन बस क्या जाएगी? मास एक बार, लेंथ एक बार और टाइम माइनस वन. मास एक बार, लेंथ एक बार, टाइम माइनस वन. डी का आ गया टू, डी का टू, डी का टू, बी हमारा आंसर आ गया. ओके, बी हमारा आंसर आ गया. ठीक, और वर्क फंक्शन की डायमेंशन क्या होगी? एक बात मैं बता देता हूँ आपको, वर्क फंक्शन हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं. वर्क फंक्शन फाइव से डिनोट करते हैं. इसकी डायमेंशन होगी एनर्जी के इक्वल. ठीक है, वर्क फंक्शन होती है मिनिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के फोटो इलेक्ट्रिक मिशन के लिए. ओके, इसके बारे में हम लोग बाद में और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे. ओके, चलिए. सरफेस टेंशन, सर सरफेस पे टेंशन कितना है? चलो, मेरे को नहीं पता सरफेस पे टेंशन कितना है, नहीं आता इसका डायमेंशन. ओके, मैंने पढ़ा ही नहीं. प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया. अच्छा, यूनिट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स को किस में मेजर करेंगे? के जी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या होगी मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास केजी 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 पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, केजी मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर प्रेशर बी का बी का थ्री 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 बी का थ्री, ये दोनों कट गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स पता है हमें क्या, विस्कोसिटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, फोर्स इनटू टाइम, या फिर इसी का डायमेंशन मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल होता है। क्या हो गया इसका डायमेंशन, एम एल वन टी माइनस वन। ठीक है, देखते हैं मास एक बार, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, इम्पल्स केजी मीटर पर सेकंड। ओके, डी का टू डी का टू डी का टू डी का टू दोनों में है। डी का टू अगर दोनों में है तो फिर हम किसे चेक करें, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। हम किसे चेक करें, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अभी हमने पढ़ा है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। विस्कोसिटी हमने क्या पढ़ा है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, इसकी डायमेंशन हमें पता है। अब हम एम के जी बाई मीटर सेकेंड, के जी मीटर सेकेंड। ठीक है, विस्कोसिटी की क्या आ गई, वन, सी का वन सी का वन सी का वन। सो दिस कम्स आउट टू बी बी, हमारा सही आंसर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस पता नहीं सर क्या होती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने अभी जस्ट पढ़ा है क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, बी का वन 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 बी का वन। चलिए आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ क्या, कोई और भी आपको चेक करना, प्लैंक्स कांस्टेंट से क्या होती है, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, सी का टू सी का टू, ओके सी का टू बी का वन। और चेक करना वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन में क्या बोला, एनर्जी का डायमेंशन होता है एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू, डी का फोर डी का फोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो व्हाट इज दिस थिंग, ये कब पूछा गया, जनवरी 2020। प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग 23 के क्वेश्चन, हम 23 के क्वेश्चन पे आ गए, 24 के क्वेश्चन हमने डन कर लिए हैं, 23 के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। टॉर्क, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। चेक, इसके डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, इसका डायमेंशन कितना होता है, एम एल टू टी माइनस टू, यही होता है क्या। चेक, सो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ए की कितनी आ गई, फोर्थ, ए का फोर आ गया, ए का फोर ए का फोर ए का फोर ए का फोर। चलिए आगे चेक करते हैं हम लोग, आगे कौन सा चेक करें, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एम एल टू टी माइनस टू, एनर्जी बाई वॉल्यूम एल थ्री। ओके, क्या आ गई, एम एल वन एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, यानी कि ये क्या आ गया, के जी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, के जी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। बी का वन बी का वन बी का वन बी का वन बी का वन, ये भी कट गया। ओके, बी का वन ये दोनों का। ठीक है, अब सी का चेक करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने क्या बोला, प्रेशर ग्रेडियंट में क्या जानना है आपको, प्रेशर ग्रेडियंट जिस भी वर्ड के पीछे लगा रहेगा उसका मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि प्रेशर बाय लेंथ का डायमेंशन आपको निकाला। प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, ठीक, यानी कि फोर्स बाय वॉल्यूम ऐसे कर दूं क्या, सो फोर्स इज व्हाट, एम एल टू टी माइनस टू बाई एल थ्री। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या बच गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यानी कि के जी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, के जी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक, वेयर इज दिस के जी पर मीटर सेकंड, प्रेशर ग्रेडियंट के यूनिट क्या हो गए, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कौन सा यूनिट हो गया, एम आई राइट, एम आई राइट, pressure gradient, this will be this will be this will be this will be pressure gradient। कहाँ गलती हो रही गाइस, एनीवन प्लीज मार्क माय मिस्टेक, फोर्स पर यूनिट एरिया लेंथ, लेंथ क्यूब हो गया यहाँ पे, ओ सॉरी, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। सो हियर वी गेट एम एल माइनस टू, हियर वी गेट एम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। वही तो मैं भी सोचूं गाइस, वही तो, ये दूसरी बार मेरे से फोर्स का डायमेंशन गलत हो रहा है। ओके, सो विच इज द करेक्ट, सी का थ्री, सी का थ्री, देयरफॉर द ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ो, इंपल्स, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, इंपल्स, इंपल्स क्या पढ़ा हमने, फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इंपल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इंपल्स का डायमेंशन, इंपल्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। डी का
d का 2 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज राइट. ठीक है. सो इफ फोर्स, velocity and time are considered to be the fundamental physical quantities, then dimensional formula of density will be. डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना. कौन सी चीज का? डेंसिटी. कब का क्वेश्चन है? 23 का क्वेश्चन है. डेंसिटी क्या जानते हैं हम सर? ये क्या होता है? मास बट्टा वॉल्यूम. ठीक है. डायमेंशन क्या होती है इसके? एम एल माइनस 3t0 होगा. ठीक. चलिए, इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है. सो हम मानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स का पावर अल्फा, फोर्स का पावर ए इंटू वेलोसिटी का पावर बी और टाइम का पावर सी. ठीक है. ठीक है. सो यानी कि सर एम एल माइनस 3t0 मस्ट बी इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2. फिर से मैं L2 लिखने वाला था यहाँ पे. वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? वेलोसिटी इज रिटन बाय एम एल टू, सॉरी वेलोसिटी ना, m0 l t माइनस 1. ओके, इसका पावर b एंड t इज व्हाट इज t? t इज टाइम, सो t का पावर c. सो इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड. पहले टाइम को इक्वेट करें क्या? इक्वेटिंग टाइम यानी कि 0 बराबर मैं क्या बोल दूं? -2 है. ठीक है. माइनस बी और प्लस सी. ठीक है. ये पहला इक्वेशन बन गया. दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? ए प्लस, इधर क्या इसमें m0 आ रही क्या? सेकंड थिंग इज वेलोसिटी. हाँ m0 है, m0. a प्लस 0 प्लस 0 विल गिव मी 1, यानी कि a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया. चलिए, a बराबर 1 यानी कि मास की पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि फोर्स का पावर 1 होना चाहिए. फोर्स का पावर 1 किस किस में है? फोर्स का पावर 1, फोर्स का पावर 1, फोर्स का पावर 1. दिस इज रॉन्ग आंसर. ओके, ये ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया. आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने किस किस को इक्वेट कर दिया? टाइम को इक्वेट कर दिया एंड मास को इक्वेट कर दिया. चलिए, बारी है लेंथ की. इक्वेटिंग लेंथ, लेंथ को इक्वेट करने पे हम क्या लिखेंगे? -3 इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, इधर 0 हो जाएगा. सो ए प्लस बी इज इक्वल टू -3. ए की वैल्यू 1 पता है हमें, सो बी इज इक्वल टू -4. बी इज इक्वल टू -4. चलिए, बी इज इक्वल टू -4 यहाँ से हम लिख सकते हैं. बी इज इक्वल टू -4 यानी कि डेंसिटी को हम कैसे लिखेंगे? रो इज इक्वल टू एफ का पावर कितना है? 1. और फिर उसके बाद फिर वेलोसिटी का पावर -4. चलिए, ऑप्शन मिला. ये ऑप्शन कौन कौन से सही है? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. रेस्ट विद दिस. आप टी का वैल्यू निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन से. ठीक है, जिसके मुझे नीड नहीं पड़ी इस ऑप्शन को देख के. ओके, आप एक बार निकाल के चेक कर लेंगे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकंड. एक फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल सेकंड. द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस क्वांटिटी इज पास्कल सेकंड. यूनिट दिया गया है उसका. पास्कल क्या होता है? प्रेशर. प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल. सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पास्कल की, सो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. ठीक, ऐसा यूनिट दिया गया पास्कल सेकंड. फोर्स इंटू एरिया इंटू सेकंड, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पास्कल सेकंड को. फोर्स इंटू एरिया इंटू सेकंड. ठीक है, टाइम का डायमेंशन इंटू टाइम. फोर्स इंटू एरिया इंटू टाइम. ठीक है, फोर्स का डायमेंशन बताइए? ml t-2. एरिया का डायमेंशन बताइए? l2. एंड टाइम का डायमेंशन इज t1. चलिए, कितना आ गया? ml-1 t-1. so this is the required dimension, ml-1 t-1. so ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया? JEE Mains 22 में. 2 लाइन भी नहीं लगे इसे बनाने में. सो आप क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अब ये क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बोला है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. कितने बार? कितने बार? अरे भाई, बार और बार पूछा जाता है ये सवाल, वेंडर वाल इक्वेशन वाला. और इसमें भी आपको क्या निकालने वाला? द रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स ए एंड बी इज. ये 2022 में पूछा गया. 24 वाले में क्या था? आपको a/b² पूछ लिया गया. सो इसे आप निकाल खुद से सॉल्व करेंगे. ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, लेट मी डू ऑल दिस थिंग. आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप ट्राई कीजिएगा घर पे. ओके, मूविंग फर्दर. ठीक, ये JEE Mains 2023 का सवाल है. द स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू स्पीड.
वी है ये, वी इज इक्वल टू लेमडा का पावर ए, जी का पावर बी एंड रो का पावर सी। लेमडा जी एंड पी आर वेवलेंथ ऑफ वेव, लेमडा वेवलेंथ है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रो इज डेंसिटी ऑफ द वेव रिस्पेक्टिवली। व्हाट है द वैल्यू ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। वी, अब डायमेंशन को इक्वेट करते हैं हम, सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। देख सकते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन के लेवल क्या है। ओके, वी m0 है सर, l1 है और t -1 है। लेमडा, लेमडा के बारे में बात कीजिए, l होता है सर लेमडा, लेंथ के बारे में बात हो रहा है, l का पावर अल्फा। जी, जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी lt-2, lt-2 का पावर बीटा। ओके, उसके बाद रो इनटू रो, दिस इज रो, व्हाट इज दिस रो, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, एंड व्हाट इज मास, mass by volume, density is mass by volume, this is mass by volume, m1 l minus 3 और t0, ओके का पावर c, ठीक। सो यहाँ से इक्वेट कीजिए, यहाँ से इक्वेट करके आपको क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0, मास को इक्वेट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं मास इधर एक बार है और इस समय नहीं है, यहाँ पे 0 है, c इज इक्वल टू 0, ठीक है, c इज इक्वल टू 0, यानी कि सर c इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो रो का पावर 0 है, यानी कि C0 C0 C0, ये ऑप्शन काट दूं मैं। आगे बढ़ते हैं, आगे किस चीज को इक्वेट किया जाए बताइए गाइस, m0 मास को इक्वेट कर लिया हमने, ठीक। अब बारी है लेंथ की, लेंथ को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग लेंथ, इक्वेटिंग लेंथ, लेंथ को इक्वेट अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, l इधर क्या है RHS में 1 इज इक्वल टू a प्लस b और माइनस 3c, ठीक। c तो 0 आ गया ना सर, c तो, so this thing is 0, a plus b is equal to 1, ओके, a plus b is equal to 1, लेंथ को इक्वेट कर दिया। अब हम किसे इक्वेट करेंगे, टाइम को इक्वेट करेंगे, टाइम को इक्वेट करके हमें क्या मिलेगा, इधर -1 इज इक्वल टू इक्वेटिंग टाइम, -1 इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा -2b और प्लस 0, ठीक। सो b इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा और b इज इक्वल टू हाफ आ गया, b हाफ आ गया, b किस में हाफ है, हाफ तो सर मुझे एक ही में दिख रहा है दिस थिंग, b हाफ है तो आप इसे पुट करके यहाँ पे b की वैल्यू, a की वैल्यू भी हाफ आ जाएगी यहाँ से दिस इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है। कब का क्वेश्चन है, रीमेंस 2023 का क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दिस क्वेश्चन, स्प्रिंग कांस्टेंट के के बारे में बात हो रही है, ठीक। हुक्स लॉ में आपने ये पढ़ा होगा। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड के डायमेंशन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है सर एंगुलर स्पीड का डायमेंशन, उसमें मास नहीं होगा, नहीं लेंथ होगा, उसमें सिर्फ क्या होगा टाइम होगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस डायमेंशन, बी का 1, 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 या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इस दोनों को मैं काट दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ओके, एम वी आर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया mr स्क्वायर होता है, क्या होता है mr स्क्वायर, सो मास इज इन केजी, mr स्क्वायर, ml2 d का 3 हो गया, d का 3 किस में है, d का 3, d का 3, दिस ऑप्शन इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ओके। इतना इजीली आपसे जितने भी मैथ्स द फॉलोइंग होंगे इतने ही इजीली आपसे बनेंगे, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोर्स F, velocity v and time t are considered to be fundamental physics from the dimensional formula of density is, ये क्वेश्चन हमने शायद अभी सॉल्व किया, जो सेम क्वेश्चन हमने अभी ऊपर सॉल्व किया, ओके। डेंसिटी का डायमेंशन पूछा गया, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला मास बटा वॉल्यूम होती है डेंसिटी, डेंसिटी इज गिवन में मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं क्या होती है, m1 l-3 t0, इसे हमें कैसे लिखना, f का पावर a, v की पावर b और t की पावर c, जस्ट मैंने इसे ऊपर सॉल्व किया है, इफ नॉट मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया, आप इसे ट्राई कर सकते हैं घर पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड दिस विल बी योर होमवर्क, ओके, फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन, इस क्वेश्चन को देकर मैं आहा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनाना ही नहीं है आपको, इसमें क्या करना है आपको बस देखना है, आंसर बोलना है, एनीवन। चलिए देखिए इसको देख के आप कैसे आंसर बोल सकते हैं, सर अभी जस्ट आपने बताया 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सी के बराबर होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर सी स्क्वायर होगा।
डायमेंशन ऑफ 1 by mu naught epsilon naught should be equal to c स्क्वायर का डायमेंशन, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, L2 by T2, आंसर L2 by T2। इसमें कुछ करना था? नहीं, कुछ नहीं करना था। Let's try solving this question. The equation of a circle is given by this equation where a is radius. Okay, if the equation modified to change their origin from 0 0, then the correct dimensions. Find out the correct dimension of a and b in the equation. a और b के dimensions हमें बताने हैं, ठीक है। और t का dimension बताया हुआ क्या है, टाइम इनवर्स का dimension है। t का dimension of t is equal to टाइम इनवर्स का dimension, ठीक। सो अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो चीजों को ऐड किया जाएगा सेम डायमेंशन, यानी कि x का डायमेंशन किसके बराबर होगा, x का डायमेंशन किसके बराबर होगा, a और t के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल सकता है कि सर a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, x by t। x is the radius, x is in length, therefore length by time की डायमेंशन हो जाएगी x की, l t minus 1 a की डायमेंशन हो गई, ठीक। b की डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, what will be the b डायमेंशन of b? सो इसको निकालने के लिए हम क्या जानेंगे कि सर y की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, t की डायमेंशन होगी बाई b की डायमेंशन होगी, t बाई b की डायमेंशन सेम होगी। सो अगर b की डायमेंशन की मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी t बाई y। सो दिस इज ओ सॉरी, हियर t का डायमेंशन क्या है, टाइम इनवर्स का है, t का डायमेंशन टाइम इनवर्स का। यहाँ पे टाइम इनवर्स अगर हम डाल देंगे, अगर यहाँ पे हम टाइम इनवर्स डालेंगे तो ऊपर जाकर टाइम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो l इंटू टी आ जाएगा इसका डायमेंशन, ओके। यहाँ पे t क्या है, टाइम इनवर्स का डायमेंशन, तो टाइम नीचे आ जाएगा एंड y इज, सो यहाँ पे l माइनस वन और t माइनस वन इसका डायमेंशन आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, a is lt, a is lt and b is l minus 1 t minus 1। so this is our correct answer, okay। इसको हम a के बेसिस पे भी ऑप्शंस को मार्क आउट कर सकते थे, ओके, कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ओके। चलिए, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट विल बी, अब आपको याद आ रहा होगा सर एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी के बारे में मैंने क्या बताया, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और एनर्जी डेंसिटी 1/2 का तो डायमेंशन होगा नहीं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या होती है, ml2 t minus 2 and volume is L cube। So this comes out to be ml minus 1 t minus 2, ml minus 1 t minus 2। This is the correct answer, okay। So with this let's end the lecture। और आज हमने पूरे डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है, डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर एनालिसिस देखेंगे और बेसिक मैथ्स के कुछ कैलकुलेशंस जो हमें आगे फिजिक्स में यूज होंगे उसके बारे में हम देखेंगे। और आफ्टर दैट संडे को आपका एक टेस्ट होगा बेस्ड अपॉन अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।